हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो यूटीटी के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैथ्स के मैं मैथ्स का करवा रहा हूँ, बाकी आपको साइकोलॉजी का या फिर चाइल्ड पेडागोजी का वीडियोज भी मिलती रहेंगी साथ में। तो आज पहली वीडियो डाल रहा हूँ, मैथ्स की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स वाई तथा जेड के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। आपको रेशियो दिया है, अनुपात दिया है आपको, रेशियो रेशियो कितना दिया है, 2:3:7 तो आपको कभी भी रेशियो दिया है तो आप पहले इसको जोड़ के निकाल लीजिए, 7 8 3 10 2 12। ठीक है, उसके बाद पढ़िए कि यदि औसत लाभ 6000 है तो y का लाभांश निकालो। औसत लाभ का है, औसत, ध्यान रखिएगा औसत। और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग का औसत कितना है, 6000। तो कुल कितना मिला होगा, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा कर दो, 6 12 18,000। कुल 18,000 रुपये मिले थे और औसत लाभ कितने का था, 6000 का। और 18,000 को कितने अनुपात में बांटा हुआ है, 2:3:7 में। अब वो कह रहा है कि हमारा जो y है, ये x था, ये y था और ये z था, y को कितना भाग मिला है। तो y को कितना भाग मिला उसे करते हैं। तो कैसे करोगे, y का भाग बराबर, y का भाग है कितना, 3 मिला था उसको, कुल कितना है 12, गुणा गए कुल रुपए 18,000। तो कितना हो गया, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4,500। यानी कि जो हमारा y है, y को कितना मिला है, 4,500 रुपए। और अगर इसी के बदले आपको पूछ देते कि z को कितना मिला है, तो देखिए z को पूछते तो इस y की जगह पे केवल z लिखना है आपको और बाकी हल ऐसे ही करना है। देखिए z का पूछा हुआ है तो z का लाभांश कितना है 7, कुल कितना है 12, गुणा गए 18,000 कर लेते हैं। 3 चौको 12, 3 3 छके 18, 6,000। फिर काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 30,000, 15 और 15 साते 105। तो इसका कितना आ जाता, 10,500। ठीक है, कुल में से 10,500 इसका है, 4,500 दूसरे का था, जो बाकी बचा वो किसका हो जाएगा, x का। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो दो भाग कर रहा है, एक समपूरक एक कोटिपूरक। तो यानी कि समपूरक यानी कि 180 माइनस थीटा और कोटिपूरक 90 माइनस थीटा। ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों में संबंध क्या कह रहा है, जो समपूरक है वो कोटिपूरक के 3 गुना है। तो यानी कि बराबर 3 90 ऋण थीटा। तो इसे हल कर लीजिए, इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 ऋण 270 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो ऋण 3 थीटा धन थीटा। तो ऋण 2 थीटा बराबर ऋण 90, ऋण से ऋण कटा, थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि क्या होगा, 45 डिग्री का कोण है जिसका समपूरक 3 गुना होता है कोटिपूरक के। आई होप समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा, देखिए प्रश्न है, दो वर्गों का परिमाप 24 तथा 32 है। परिमाप दिया है तो परिमाप 1 बराबर 24 और परिमाप 2 बराबर 32। तो भुजा कितनी होगी, पहली बात भुजा, तो भुजा कितनी होगी, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा गए भुजा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी भुजा आ जाएगी, पहले वाले की भुजा कितनी आ जाएगी, 4 से देंगे तो 6 चौको 24, तो पहली वाले की भुजा आ जाएगी 6 और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, 8 चौको 32 8। यानी कि इसको 4 से भाग दे दो और इसको 4 से भाग दे दो, जितना आएगा वो भुजा आ जाएगी। अब उसने पूछा हुआ है क्षेत्रफल के बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पहला वाला धन दूसरा वाला, ये जो नया वर्ग बना है इनके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा का वर्ग 6 का वर्ग
धन 8 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 36 और 64 100। 100 बराबर नए वाले का क्षेत्रफल, उसने नए का परिमाप पूछा है ना, तो नए वाले का क्षेत्रफल मिल गया। अब क्षेत्रफल से उसकी भुजा निकालिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा गुणाकर भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कितना दिया है 100, तो भुजा निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी साइड, वर्गमूल 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, नए वाले वर्ग की साइड आ गई है। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि 1 मिलीमीटर भुजा के पी वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है तो पी का मान क्या होगा। ये देखिए, आपको तो पहले पता होना चाहिए संबंध क्या है इनके बीच। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच संबंध कितने का होता है 10 का, कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए अब या फिर संबंध से कर लीजिए या फिर सीधे सूत्र से कर लीजिए। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब उसने वर्ग कहा है तो वर्ग के लिए क्या कर दीजिए, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, सीधे सीधे उसका क्षेत्रफल, तो ये कितना आ जाएगा 100 मिलीमीटर का वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने आ जाएंगे 100 वर्ग आएंगे, 100 छोटे छोटे वर्ग आएंगे। अब दूसरी तरीके से करते हैं। आपने स्केल देखा होगा, स्केल में 0 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 2 तक कहीं भी चले जाओ, 1 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए 10 खाने पार करने पड़ते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे में 10 खाने हैं हमारे पास। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि 1 मिलीमीटर भुजा वाले पी वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनता है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 1 mm यानी कि इतना, एक छोटे छोटे अगर मैं मिला के रख दूं, छोटे छोटे वर्ग मिलाऊं तो मुझे कितने वर्ग रखने पड़ेंगे। तो देखिए 10 तो ऐसे में रखने पड़ेंगे, तब जाके 1 सेंटीमीटर भुजा बनेगी, और 10 ऐसे में रखने पड़ेंगे, तो कुल मिलाकर कितना होगा 10 जाएंगी 100। ये बात क्लियर हुई। 10 ऐसे में रखने पड़ेंगे और 10 ऐसे में रखने पड़ेंगे, तब कुल मिला के कितने हो जाएंगे 100 वर्ग हो जाएंगे, जिनकी भुजा 1 मिलीमीटर होगी, तब जाके आपका 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति कौन सी है। ये तो ठोस है, ये ठोस कौन सा है, आपने कक्षा 12 में भी इसके एक्सपेरिमेंट किए होंगे। कक्षा 12 में किसमें, प्रकाश वाले पार्ट में, तो उसमें क्या है त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसका ऑप्शन सी है। फिर अगला है कि हमारे पास 5 क्रमगत संख्याएं हैं। 5 क्रमगत संख्याओं का जो औसत निकाला हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत है m, और अगर मैं 3 संख्याएं और जोड़ दूं तो m में कितना बदलाव आएगा। तो देखिए, या फिर याद रख लीजिए या फिर इस तरीके से कर लीजिए। देखो 5 क्रमगत का है तो मैं 1 से लेके 5 तक ले लेता हूं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, और इनका औसत निकालना है तो भागा 5, कितना आ जाएगा 5 10 15, 15 बटे 5 यानी कि 3। अब उसने कहा मैं 3 संख्याएं और बढ़ा रहा हूं, तो 3 संख्याएं यानी कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 और भागा 8। इसका औसत निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चकू 32 और 4 36, 36 बटे 6 36 बटे 8 यानी कि कितना आ गया 4.5। तो पुराने औसत से नया औसत कितना अधिक है, ये कितना अधिक है 1.5 अधिक है ना 1.5, इसमें 1.5 जोड़ दूंगा तो इतना आ जाएगा। तो प्रश्न ये पूछा हुआ था कि जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत कुछ है m है। ठीक है, अगर मैं 3 संख्याएं और जोड़ दूं, मैंने 3 संख्याएं और जोड़ दी तो उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, वो कितना बड़ा है 1.5, सिर्फ 1.5 अंक बढ़ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो 3 अंक जोड़े तो 3 यानी कि 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, 10:3 है तो ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। और आपको कहा है मूलधन और साधारण ब्याज, यानी कि P/SI दिया है आपको 10/3, समय दिया है 5 वर्ष, और आपको कहा है दर निकालो, R बराबर कितना होगा। तो इस सूत्र में रख लीजिए। देखिए इस P को यहाँ नीचे डाल देता हूं मैं, P को नीचे डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, SI/P बराबर RT/100। तो SI/P कितना है, 3/10, ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3/10 बराबर R आपको निकालना है 5 वर्षों के लिए, ठीक। तो 10.100, 5 दूनी 10 और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। तो दर कितना हो गया, R बराबर 6%। 6% की दर से अगर मैं किसी मूलधन को रखता हूं तो 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हल करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वो निश्चित यात्रा करने में 1 घंटे का विलंब करता है, तो सामान्य चाल कितने समय में पूरी की उसने। तो पहले तो हमें चाल का सूत्र याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पहली समीकरण है। उसने कहा है कि जो उसने चाल कर दी है, चाल कितनी की है उसने, 2/3 कर दी है। तो चाल यानी कि 2/3 हो गई आपकी चाल, चाल हो गई 2/3, और समय कितना लग गया, 1 घंटा अधिक, 1 घंटा अधिक लग गया। ये हो गई दूसरी समीकरण। इन दोनों को भाग दे दीजिए, भाग, तो D से D कटेगा, S से S कटेगा, ये उल्टा हो जाएगा 3/2, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो T/1/T। तो वज्र गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3T बराबर 2T/2, तो ये इधर आ जाएगा, तो T बराबर 2। 2 घंटे लगे उसको, प्रारंभिक जो सामान्य उसने यात्रा की थी उसमें 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर उसने अपनी यात्रा को, अपनी गति को 2/3 कर दिया तो उसको कितना लग जाएंगे, 1 घंटा फालतू लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न माप में से कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो यह आपको पता है कि अगर त्रिभुज बनाना है मुझे, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, A, B और C। अगर C सबसे बड़ी भुजा है, C सबसे बड़ी भुजा है, तो जो 2 छोटी छोटी भुजाओं का योग है A/B, ये बड़ा आना चाहिए C से। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, A/B C से बड़ा आना चाहिए। उदाहरण जैसे मैं लिखता हूं 4 और 3, ये 2 छोटी हैं 5 से, लेकिन इन दोनों का योग है 7, और 7 बड़ा आना चाहिए 5 से, तो ये त्रिभुज बनेगा। यदि बराबर और छोटा आता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। किस कंडीशन में, बराबर और छोटा, बराबर और छोटा होता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, 3, 4 और 6, यानी कि 3-4, ये क्या होना, ये कितना आता है, 4-3 7, और ये 6 से बड़ा है, तो यानी कि ये सही है। कोई दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आखिरी वाला देख लेते हैं, 4 और 6 12, 4-6 12, क्या 4 और 6 12 होता है, नहीं, 10 बड़ा नहीं है 12 से, तो यानी कि ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये 2 तरीके से हल होता है, वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो सूत्र होता है log A/B। अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, log B/log A। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न दिया है log वर्गमूल 2 और 8 वर्गमूल 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो पहले इस तरीके से कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, log वर्गमूल 8/log वर्गमूल 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दिया मैंने log
वर्गमूल 2 की घात 3, वर्गमूल 2 की घात 3 बट्टे लॉग वर्गमूल 2। तो आपको पता है घात आती है तो घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा गुणा में, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 3। इसका उत्तर कितना है 3। और दूसरा तरीका है, आप इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लॉग वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 की घात 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, फिर बाहर ये बच गया लॉग वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। जब यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसे नंबर हों तो उसका उत्तर होता है 1, ठीक है। लेकिन साथ में गुणा में है 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3। इस बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा है आपका log x और x तो इसका उत्तर 1 होगा हमेशा। यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे भी 100 लिखा है तो उत्तर 1 होगा, चाहे 1000 लिखा है तो भी उत्तर 1 होगा। आई बात समझ में। चलिए अब प्रतिच्छेद बिंदु, पहले तो माध्यिका क्या हुई, माध्यिका त्रिभुज के किसी भी एक बिंदु से ए बी सी, वर्टेक्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, निकली हुई वो रेखा है जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में तोड़ती है और उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है दोनों भागों का, ठीक है। तो जहां पे वो तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे बोलते हैं केंद्रक यानी कि सेंट्रियोड। चलिए अगला करते हैं, रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी 800 मीटर का तथा 400 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखिए 2 पुल हैं, जो पहला वाला पुल है 800 मीटर है और इसमें लगते हैं 100 सेकंड, और जो दूसरा वाला पुल है ये 400 मीटर का है और इसमें लग रहे हैं इसको 60 सेकंड। ये मत करना, देखिए ये आधी हो गई है तो ये मत सोचना कि 50 हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई बताओ। तो देखिए चल तो दोनों के दोनों क्या है, समान स्पीड से रही है, दोनों की चाल समान है, तो चाल के आधार पे इस पे कर लीजिए। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब रेलगाड़ी के अंतिम डब्बे में बैठा हुआ, देखिए अगर रेलगाड़ी है इसको इधर जाना है, इसके अंतिम डब्बे में बैठा हुआ आदमी, फिर अंतिम लाइन पंक्ति में बैठा हुआ आदमी, उसे अगर इस पोल को पार करना है तो यानी कि पूरी रेलगाड़ी की लंबाई को पार करना होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ क्या होगा, जो दूरी होगी, माना कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, x ले लेते हैं या l ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x दूरी धन 800 मीटर का ब्रिज। अगर इसी के आगे मैंने 800 मीटर का ब्रिज लगा दिया, पुल लगा दिया मैंने, ठीक है, 800 मीटर का, तो इस आदमी को ट्रेन की लंबाई तो पार करनी है, साथ में ये 800 मीटर का पुल भी पार करना है। तो ये x धन 800 मीटर ये कुल लंबाई हो गई, और इसमें समय लगा था 100 सेकंड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी कि चाल तो वही है लेकिन x धन 400 मीटर का पुल है और समय लगा है 60 सेकंड। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर में रख लो, x धन 800 बटे 100, 0 0। आप हल कर लीजिए अपने हिसाब से, 2 3 से 2 पन्ने 10, 5x धन 5 को 20 यानी कि 5x धन 2000 बराबर 3x धन 800 लाते 2400। तो 24 में से 2000 गया 400 और 5 में से गया 200, 2x। तो ये आपका बन गया 2x बराबर 400, 2x बराबर 400। तो जो x यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 400 बटे 2 200। ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी है, ठीक है। आप ऐसे हल करोगे उसे। कहीं पे भी अगर ट्रेन का प्रश्न आता है तो ये पुल लिखा हुआ था, अगर खंबा बोला है या फिर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति बोला है, ये ध्यान रखना, वहां सब जगह आपको ट्रेन की लंबाई ही देखनी होगी। अगर वो नहीं देखोगे तो आपको उत्तर गलत आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 1559 डेसीग्राम बराबर होता है। तो डेसीग्राम को आप ग्राम में बदल सकते हो, अलग अलग ऑप्शन है, डेकाग्राम भी है
किलोग्राम है हेक्टोग्राम है। तो देखिए इसका आंसर है हेक्टोग्राम वाला। कैसे? 10 डेसीग्राम में 1 ग्राम होगा, ठीक है। तो 15.59 डेसीग्राम में कितने होंगे? 15.5.9 ग्राम, ठीक है। 15.5.9 ग्राम, यहाँ पे दशमलव आएगा, ठीक। अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो ये दशमलव यहां चला जाएगा, यानी कि 0.1559 किलोग्राम। किलोग्राम। अब उसको अगर डेकाग्राम में बदलना है तो ये वाला दशमलव यहां चला जाता है, ऐसे 2 अंक दूर, तो 1.559 डेकाग्राम। तो देखिए आप देख सकते हो इनमें से कोई से भी ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट जो हेक्टो के साथ होता है 1000 का संबंध होता है उसका, 1000 बराबर 1 हेक्टोग्राम। तो यानी कि इसको सीधे सीधे 1000 से भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर क्या है? 1.559 हेक्टोग्राम, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में भरने में कितना समय लगेगा? देखिए इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए 10 नल मिलके एक टैंक को 24 मिनट में भर रहे हैं। तो अगर मैं नल को बढ़ा दूंगा, यानी कि 10 की जगह 20 नल ले लिए मैंने, तो समय कम हो जाएगा। लेकिन उसने कहा 1 घंटे में भरना है, तो 1 घंटे में भरना है मतलब मुझे नल की संख्या कम करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, नलों की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो चला गया, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? ये आप भी जानते हो कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 10 से ज्यादा है। आंसर क्या आएगा? दूसरा या फिर चौथा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन ज्यादा नजदीक है। क्यों? उसने 1 घंटे में भरने के लिए कहा है, 1/3 भाग हो गया है, पर इसको हम हल करके निकालेंगे, ठीक है। कैसे? जो 10 नल हैं या 10 टैब हैं, वो 24 मिनट में भर रहे हैं, 24 मिनट में। तो उसमें कहा है 60 मिनट में कितने भरेंगे। अगर मैं यहां से निकालता हूं एक नल कितने में भरेगा? अगर आप सिंपल यूनिटी मेथड लगाते हो तो आप क्या कर दोगे? 2.4 मिनट में। क्या ये सही है कि 10 नल 24 मिनट में भर रहे हैं और एक नल कितने भर रहा होगा? 2.4 मिनट में। यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे कभी भी ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे ऐसे नहीं लगता है। इसके लिए होता है कि अगर एक नल निकालना है तो जो 10 है इसके साथ गुणा हो जाता है, 24 गुणा में 10 यानी कि 24 मिनट। 240 मिनट में एक नल भरेगा। अब उसने कहा है कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने नल भर देंगे? 60 मिनट यानी कि 240/60, 6 चौको 24, 4 नल 60 मिनट में भर देंगे, यानी कि 1 घंटे में भरेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मत करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस, कई बार कर लेते हो तो थोड़ा दिमाग के पुर्जे खोल के रखना, देखना कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपके 24 मिनट लग रहे हैं 10 नल को, तो क्या एक नल 2.4 मिनट में भर दे रहा होगा? नहीं ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2-3-5 है। यदि तीनों कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4-5-7 हो जाएगा। तो तीनों कक्षाओं में कुल छात्र कितने हैं? तो देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो अनुपात दिया होगा, मैंने क्या कहा, जब भी अनुपात दिया होगा आप सीधे सीधे उसे जोड़ देना। 3 कक्षाएं हैं तो 3 कक्षाओं का अनुपात क्या क्या दिया है? 2-3, 2, 3 और 5। तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 10। अब उसने कहा है कि हर कक्षा में मैंने 4-4 विद्यार्थी बढ़ा दिए, तो जो अब नया अनुपात बना है वो कितना बना है? वो बना है हमारा 4-5-7, 4:5:7, यानी कि 5-11 और 5-16, ठीक है। 5-4-9, 18, 2-16। देखिए अब ये बन गया है, यानी कि इसमें जोड़ के इतना आया है। अब आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हो। तो आप एक काम कर दीजिए, इनके पीछे x लिख दीजिए, ठीक है। इनके पीछे क्या कर देना है? x लगा दीजिए, क्योंकि करने में आसानी होगी। अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि 10x
धन 4 4 4 12 बराबर इतने बच्चे। इतना हो गया। अब देखिए क्या करोगे आप, ये कहा है कि पहले के अनुपात में अगर मैं इतना जोड़ दूंगा तो इतना उत्तर आएगा, यानी कि 10x धन 12 बराबर 16x। तो इसको वहां डाल दो तो क्या बनेगा 6x बराबर 12 और x बराबर 2, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इस 2 से हर एक को गुणा कर दो या फिर x की जगह पे 2 लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो x की जगह पे 2 लिखूंगा तो कितना आएगा 10 दूनी 20, यानी कि कक्षा में कितने बच्चे रहे होंगे 20। अब देखिए अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो 20 में मैं 12 जोड़ूंगा तो इतना आना चाहिए, यानी कि इसको भी 2 से गुणा करो, 100 दूनी 32। 20 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो कितना आएगा 20 10 30 तो 32, यानी कि आपका उत्तर सही है। 12 क्यों जोड़ा, 4 4 4 तीनों बार जुड़े हुए थे इसलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न तो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का मान रख के हल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को शुरू करने से पहले कुछ समझा देता हूं मैं आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। अगर मैंने लिख दिया, माना प्रश्न ऐसा ही है, 2 की घात 2 को 3 से भाग दे दूंगा तो क्या आएगा, और 2 की घात 3 को 3 से भाग दे दूंगा तो क्या आएगा। देखिए एक बार घात सम है और एक बार विषम है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो आपकी मर्जी, पर सम और विषम तो ही है। तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 को भाग दूंगा 3 से, 3 एकम 3, शेष फल बचा 1। ये कितना बचा शेष फल। यहां देखिए 3 दूना 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 3, शेषफल बचा 2। यहां शेषफल 1 बचता है और यहां शेषफल 2 बचता है। अगर आप इसको 4 गुना करोगे तो भी इतना आएगा, यानी कि जब भी आपकी इवन यानी कि सम संख्याएं होंगी आपका शेषफल 1 बचेगा, जब भी विषम संख्याएं होंगी आपका शेषफल 2 बचेगा। अब आप एक किसी के साथ भी कर लीजिए। देखिए अभी मैं 2 के साथ किया था, मैं करता हूँ 4 और 5, 6 और 7 के बीच कर लेता हूँ। 6 का वर्ग 7 से भाग दो, 6 की घात 3 7 से भाग दो। हर एक के लिए अलग अलग उत्तर आएगा। देखिए 36 भागा 7, 7 पंजे 35, बचा 1 शेषफल। यहाँ 6 जगह 36 सके 216 भागा 7, 7 0। अब यहाँ शेषफल कितना बचा 6। देखिए तीसरी वाली घात में जरूरी नहीं कि उतना ही शेषफल बचे, यहाँ 2 बचा वहां 6 बच गया। कोई और सा कर लेते हैं, 11 और 12 के बीच कर लेते हैं। 12 का वर्ग बटे 11 और 12 की घात 3 बटे 11। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144 बटे 11, 11 सकू 11 एकम 11, 3 बचा और 11 33, शेषफल कितना बचा 1। हर बार 2 घात जब भी होगी सम संख्या शेषफल 1 बचेगा, जब विषम होगी तो आपका शेषफल बदल सकता है। अब करते हैं क्यूब वाला, तो कितना हो गया क्यूब होता है 17 28 बटे 11, तो 11 कम 11, 6 बचा, 11 पंजे 55 और 7 बचा, 11 7 77, 1 बचा। देखिए जब इसका कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है शेषफल। हर एक में जब विषम संख्या में कर रहा हूं शेषफल अलग अलग बच रहा है, लेकिन जब मैं सम संख्या के साथ कर रहा हूं तो शेषफल 1 बच रहा है और विषम के साथ अलग अलग आ रहा है। तो आपका जो प्रश्न दिया है 17 और 18, तो आप 17 और 18 के बीच निकाल लीजिए। तो 17 की घात क्या है सम संख्या है, 17 की घात सम संख्या है, तो जो इसका शेषफल बचेगा कितना बचेगा 1 ही बचेगा। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, अगर गलत आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इस समय का लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर बच्चे को आप सिखा रहे हो, जैसे आपने गिनती सिखाई, तो पहले था आपको गिनती क्या आनी चाहिए 1 2 3 4 ऐसे ही होनी चाहिए,
लेकिन अब क्या है, बच्चा गिनती बोले पर ये जरूरी नहीं कि एक के बाद दो ही बोले या दो के बाद तीन ही बोले, उसे पहचान होनी चाहिए कि तीन इसे कहते हैं, चार इसे कहते हैं, वो गिनती आगे पीछे बोल सकता है। ये बाध्यता नहीं है उसके ऊपर कि आप उसे सीक्वेंस में ही याद करवाएं कि 1 2 3 4 10 ऐसे में। वो पहले 10 बोल सकता है, लेकिन उसे ये पता है कि 10 हम किसे कहते हैं या 9 किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक समानता नहीं, दूसरा है क्रमबद्धता, बिल्कुल नहीं, तीसरा क्या है, संख्या नाम यथाचित रूप में पढ़ना, ठीक है, ये नहीं है। यानी कि क्या बोल रहा हो, रिसाइटिंग नंबर्स नेम रैंडमली नहीं हो सकता। अगला है समूह बनाना, समूह बनाना तो अलग चीज हो गई, गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं 12 क्वेश्चन, तो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप